हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आपको क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होगी, पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। और कई स्टूडेंट्स के बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि सर नोट्स नोट्स नोट्स। मैं फिर भी कह चुका हूँ आपको, हमारी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस, वहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। और साथ साथ में हमारे साथ भी आप नोट्स बना सकते हो। अगर आप सिस्टमेटिक नोट्स चाहते हो तो सारे हमारे ऐप पे मिलेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप वहाँ से प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए और नोट्स को बना लीजिए। चलिए, अगली जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने न्यूटन की गति के तृतीय नियम के बारे में बात करी थी। तो आज हम वापस थोड़ा सा न्यूटन की गति के तृतीय नियम में कुछ एक एग्जाम्पल लेंगे, समझ लेंगे थोड़ा सा इसको। थोड़ा सा संवेग संरक्षण के बारे में भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखो स्टूडेंट, मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ, जिन्होंने पहले वाले वीडियो नहीं देखी हैं वो प्रीवियस वीडियो देख लो, ताकि अभी जो मैं बातें करने वाला हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं बेसिक से एडवांस लेवल पे ले जाऊंगा आपको। और हम आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की पूरी टीम आपके साथ ये वादा करते हैं, हम आपके साथ आपके एग्जाम तक हम आपके साथ हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, बाकी सारी जिम्मेवारी हमारी है। तो देखो, हमने न्यूटन की गति के तृतीय नियम की बात कर ली थी। न्यूटन की गति के तृतीय नियम में मैंने क्या बताया था, प्रत्येक क्रिया के फलस्वरूप बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम होता है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं कह चुका था, दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं क्या कह चुका था कि क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तुओं पे होती है। क्रिया व प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तुओं पर क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है। प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तुओं पे होती है। ऐसा आप अपने दैनिक जीवन में भी अनुभव कर सकते हो, अलग अलग वस्तुओं पे होती है। अब अलग अलग वस्तुओं पर होती है। जैसे मैं कल आपको बता चुका हूं, गांधी जी नहीं बनना है यहाँ पे। जैसे मेरे हाथ ने गालों को थप्पड़ मारा, मैं अपने आप को मार रहा हूं, मेरे हाथ ने गालों पे थप्पड़ मारा, तो हाथ ने गाल को क्रिया दी, तो गाल ने हाथ को क्या दे दी, वापस से प्रतिक्रिया दे दी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि क्रिया और प्रतिक्रिया, जो हम क्रिया और प्रतिक्रिया की बात करते हैं वो क्या होता है, तात्क्षणिक प्रक्रम है। तात्क्षणिक मतलब तुरंत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इधर क्रिया दी और प्रतिक्रिया होने में समय लग गया। इधर क्रिया दोगे इधर प्रतिक्रिया हो जाती है, इधर क्रिया करोगे और इधर प्रतिक्रिया हो जाती है। ठीक है। और बल सदैव युग्म में मिलते हैं, ये बात भी याद रखना। बल सदैव युग्म में मिलते हैं, बल सदैव युग्म में मिलते हैं, बल सदैव क्या मिलते हैं, युग्म में मिलते हैं। अगर अगर आपने किसी पर अभिलंब बल लगाया है तो वस्तु दूसरी वस्तु पे आप पर क्या लगाएगी, अभिलंब बल लगाएगी। अगर आपने पृथ्वी को गुरुत्व बल से खींचा है तो पृथ्वी भी आपको गुरुत्वाकर्षण बल से ही खींचेगी। यानी कि बल सदैव युग्म में पाए जाते हैं। ये सारी बातें हमने कर चुके थे। जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि एक बॉल है ए और एक बॉल है बी, और दोनों बॉल टकराती है। जब दोनों बॉल टकराती है तो वस्तु ए बी पर एक बल लगाती है और वस्तु बी ए पर बल लगाती है। वस्तु ए जो बी पे बल लगाती है वो कहते हैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, बी पर ए के द्वारा लगने वाला बल। और उसी दौरान वस्तु ए पर भी बी द्वारा बल लगाया जाता है, वस्तु ए पर भी बी द्वारा बल लगाया जाता है। तो ए पर किसने बल लगाया, बी ने लगाया। लेकिन अगर मैं बात करूं परिमाण की, तो परिमाण दोनों के क्या है, बराबर है। लेकिन ध्यान से देखो तो दिशाएं दोनों की क्या है, विपरीत होती है। इसे ही बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है। इसके साथ में देखो मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं और अच्छे से अगर मैं आगे बढ़ूं तो देखो, एक बार क्या हुआ, एक बंदर था, भूखा था। उस बंदर को केले खाने थे और मान लो यहाँ केले लटक रहे हैं। ठीक है। मान लो यहाँ पर क्या है, केले लटक रहे हैं। ये देखो मैंने कहा केले लटक रहे हैं। ठीक है। आप तो भूखे नहीं हो मुझे पता है,
मैं बंदर की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे केले लटक रहे थे, ठीक है। और जब केले लटक रहे थे तो ये मान लो ये बंदर है, ठीक है। ये बंदर क्या चाहता है कि मैं इन केलों को खा लूं, और ये रस्सी है, मान लो ये रस्सी है। तो बंदर क्या करता है, रस्सी को कहाँ खींचेगा, जरा सोचना। बंदर क्या करेगा, रस्सी को कहाँ खींचेगा, नीचे की ओर। तो बंदर जो रस्सी पर बल लगाएगा वो कहाँ लगाएगा, नीचे की ओर। तो रस्सी बंदर पे कहाँ लगाएगा, रस्सी बंदर पे बल कहाँ लगाएगा, रस्सी बंदर पे बल कहाँ लगाएगा, ऊपर की ओर। कहाँ लगाएगा, कहाँ लगाएगा, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर बल लगाएगा। इसका मतलब देखो, बंदर ने रस्सी को खींचा कहाँ, नीचे की ओर। तो रस्सी ने बंदर को कहाँ खींचा, ऊपर की ओर। तो क्या बंदर ऊपर चढ़ पाएगा, हाँ ये चढ़ पाएगा। ये भी क्या है, क्या क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है, बिल्कुल है सर। देखो क्रिया प्रतिक्रिया हुई या नहीं हुई, रस्सी पर बल, बंदर ने रस्सी को कहाँ खींचा, नीचे की ओर खींचा। तो रस्सी ने बंदर को कहाँ खींचा, ऊपर की ओर खींचा। अगर मैं पूछूं कि बंदर का त्वरण क्या होगा, बंदर का त्वरण क्या होगा, अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछ लूं कि बंदर का त्वरण क्या होगा, बंदर का त्वरण क्या होगा, क्या होगा यदि यदि रस्सी में तनाव 200 न्यूटन है, यदि रस्सी में तनाव 200 न्यूटन है, रस्सी में तनाव 200 न्यूटन है, तथा बंदर का द्रव्यमान, तथा बंदर का द्रव्यमान 1 केजी है। बंदर का द्रव्यमान, बंदर का द्रव्यमान 1 केजी है। बंदर का द्रव्यमान कितना है, 1 केजी है। अब देखो मुझे किसके बारे में पढ़ना है, बंदर को देखना है। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं हम उसका मुक्त रेखा चित्र बनाते हैं। तो अगर मैं इस बंदर की बात करूं, अगर मैं इस बंदर की बात करूं तो बंदर ने रस्सी को कहाँ खींचा, नीचे की तरफ। तो रस्सी ने बंदर को कहाँ खींचा, ऊपर की तरफ। और बंदर पर भार कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। अब आप देखो बंदर जाना कहाँ चाहता है, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर जाने का मतलब तनाव बल ज्यादा होगा किससे, mg से, ठीक है। यानी कि बंदर कहाँ जाना चाह रहा है, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको प्लस मान लो, इसको माइनस मान लो। प्लस वाला जो बड़ा होता है, माइनस वाला छोटा होता है। तो T माइनस mg बराबर क्या लिख दोगे, ma लिख दोगे, लिख दोगे या नहीं लिख दोगे। तनाव का मान आपको दे रखा है क्वेश्चन में 200, माइनस m का मान कितना है 1, इंटू g का मान कितना है 10, g को 10 ले लो एक बार, m का मान फिर से 1, त्वरण का मान निकालना है हमें। तो 200 में से 10 गया, कितना बचा 190। तो त्वरण का मान कितना हो गया 190 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से बंदर ऊपर चढ़ पाएगा। हालांकि ये वैल्यू तो बहुत बढ़िया आ गई, खैर उससे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन बंदर का जो त्वरण आ गया वो 190 मीटर प्रति सेकेंड के स्क्वायर से चढ़ पाएगा। कॉमन सी बात है, बंदर का द्रव्यमान 1 केजी हो नहीं सकता, लेकिन हम ऐसा कहते हैं अगर क्वेश्चन में कुछ भी दे दिया जाए तो हमें क्वेश्चन को डील कैसे करना है वो हमें आना चाहिए। उम्मीद कर रहा हूं आपको बात समझ में आ रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बंदर किस द्रव्यमान से, किस त्वरण से ऊपर की ओर चढ़ सकता है, तो आप बता सकते हो या नहीं बता सकते हो, बिल्कुल सर हम बता सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक। इसके अलावा और भी उदाहरण आते हैं न्यूटन की गति के तृतीय नियम में। ज्यादा उदाहरण नहीं बनते हैं, न्यूमेरिकल्स ज्यादा नहीं बनते हैं, पर एक दो उदाहरण आ सकते हैं। जैसे नाव, और एक नाव का देखते हैं हम लोग। जैसे ये मान लो नाव है, ठीक है, ये नाव है जिसको हम बोट कहते हैं अंग्रेजी में, BOAT, बोट, गोट का भाई बोट, ठीक है। अब यहाँ पर एक आदमी है, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, एक आदमी है। अब मैं अगर पूछूं तुमसे, ये आदमी अगर नदी के किनारे पहुंच चुका है, ये नदी के किनारे अगर आदमी पहुंच चुका है, ये नदी के किनारे अगर आदमी पहुंच चुका है, तो आदमी कहाँ आना चाहेगा, ये धरातल पे आना चाहेगा आदमी। तो जब आदमी आगे की तरफ आएगा तो बोट कहाँ जाती है, बोट कहाँ जाती है। अगर आप कई बार नदी में आपने देखा होगा कि जब आप नाव से बाहर की ओर कूदते हो तो नाव कहाँ जाती है, बाहर। यानी कि जब नाव से बाहर की तरफ कूदा तो नाव पर बल कहाँ लगा, नाव पर बल कहाँ लगा, पीछे की ओर, पीछे की ओर। और आप कहाँ कूद गए, आप कहाँ कूद गए, आगे की तरफ, आगे की तरफ। इसका मतलब आपने नाव को बल कहाँ दिया, पीछे की तरफ, और नाव ने आपको बल कहाँ दिया, आगे की तरफ। तभी तो आप आगे की तरफ कूद पाए,
तभी तो आप आगे की तरफ कूद पाए। तो देखो, तो अगर मैं उसको देखूं तो क्या क्रिया और प्रतिक्रिया हुई नहीं? क्या अगर ये क्रिया है तो क्या ये प्रतिक्रिया हुई क्या या नहीं हुई? ये क्रिया हुई तो ये प्रतिक्रिया हुई या नहीं हुई? इस तरीके से न्यूटन की गति के तृतीय नियम को हम समझ सकते हैं। इस तरह के कुछ उदाहरण हैं जो आपको नोट्स में, और भी बहुत सारे उदाहरण मैं दे दूंगा। आपको बात समझ में आनी चाहिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया होती क्या है। उम्मीद कर रहा हूं बात एकदम अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलो ठीक है। अब देखो, क्रिया प्रतिक्रिया पढ़ लिया, छोटा सा एक टॉपिक है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। देखो, वैसे तो संवेग संरक्षण अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में संवेग संरक्षण की बात कर रखी है न्यूटन की गति के तृतीय नियम में, इसीलिए मैं उसको भी थोड़ा सा लेना चाहूंगा यहाँ पे। और उसको लेने के बाद हम तुला पाठ्यांक को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या होती है? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। देखो, मैं पहले ही बता चुका हूं कि लीनियर मोमेंटम होता क्या है, संवेग होता क्या है। तो मैंने बता रखा है कि संवेग का मतलब होता है पी। पी होती है, और इसको हम बोलते हैं द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान गुणा वेग क्या होता है? संवेग होता है। अब आपको दिख रहा है कि वेग सदिश राशि है, तो संवेग भी कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। कैसी होती है? सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। और अगर ये सदिश राशि है, ठीक है, तो और अगर मैं इसकी इकाई पूछूं तो इसकी जो इकाई होती है वो होती है किलोग्राम गुणा मीटर पर सेकेंड। इसकी इकाई क्या लिखी जाती है? किलोग्राम गुणा मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? इसकी इकाई है। कौन सी इकाई है? एसआई इकाई है। एक एसआई इकाई है। एक इसकी सीजीएस इकाई भी होती है, जिसको लिखते हैं ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। एक सीजीएस इकाई भी होती है, वो होती है ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। ये दो बात आप हमेशा याद रखिएगा। अब देखो, संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है। संवेग संरक्षण का यह सिद्धांत कहता है कि आपने ये पढ़ा था कि एफ एक्सटर्नल, द्वितीय नियम हमने क्या पढ़ा था? डीपी अपॉन डीटी, संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की दर। अगर मान लो मैं ये कह दूं कि किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बल शून्य है, किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बल शून्य है। अगर किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बल शून्य है, इसका मतलब उसका संवेग क्या है? नियत है। संवेग क्या है? उसका नियत है। कैसे सर? संवेग उसका क्या है? नियत है। कैसे सर? देखो, अगर मैं कहता हूं कि बल 0 है, और बल की परिभाषा आपने क्या सिखाई सर? कि संवेग में परिवर्तन की दर। किसका बोला? संवेग में परिवर्तन की दर। अब आप बोलते हो कि किसी भी नियत राशि का अवकलन क्या होता है? शून्य होता है। किसी भी नियत राशि का अवकलन क्या होता है? शून्य होता है। और हम यहाँ पे किसका अवकलन कर रहे हैं? संवेग का अवकलन कर रहे हैं। किसका अवकलन कर रहे हैं? संवेग का अवकलन कर रहे हैं। इसका मतलब अगर संवेग नियत राशि है तो इसका अवकलन क्या आना चाहिए? शून्य आना चाहिए। इसका मतलब बल शून्य है। बल शून्य है, इसका मतलब अगर मैं कह देता हूं ये बल शून्य है, इसका मतलब त्वरण भी क्या होगा? त्वरण भी कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और संवेग क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। संवेग क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। अब देखो कैसे समझते हैं। अभी मैंने एक चीज समझाई थी कि जब मान लो नाव से आदमी कूदा, नाव से आदमी कूदा, तो आदमी और नाव को मैं क्या मान लेता हूं? एक निकाय मान लूं। आदमी और नाव को क्या मान लेता हूं मैं? एक निकाय मान लेता हूं, एक सिस्टम मान लेता हूं। आदमी और नाव को क्या मान लेता हूं? एक निकाय मान लेता हूं, एक सिस्टम मान लेता हूं। और अगर न्यूटन के तृतीय नियम अगर आप देखो, अगर न्यूटन के तृतीय नियम से आप समझो, तो आदमी ने नाव को कहां धक्का दिया? आदमी ने नाव को कहां धक्का दिया? पीछे की तरफ बल लगाया। तो नाव ने आदमी पर बल कहां लगाया? आगे की तरफ बल लगाया। अगर आपसे पूछूं इस पूरे निकाय पर लगने वाला कुल बल बताओ, इस निकाय पर लगने वाला कुल बल बताओ, तो एक बल तो धनात्मक दिशा में है और एक बल कहां है?
ऋणात्मक दिशा में है, एक बल धनात्मक दिशा में है और एक बल ऋणात्मक दिशा में, मतलब एक आगे है और एक पीछे। तो कुल बल कितना हो गया यहाँ पर, कुल बल कितना हो गया, कुल बल कितना हो गया, शून्य हो गया। क्या बाहर से कोई बल लगता हुआ दिख रहा है, क्या इस बल के अलावा इस पर कोई बल लगता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ पर संवेग संरक्षण को लगा सकता हूँ, इसका मतलब संवेग संरक्षण को लगा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुल बल क्या है, शून्य है, और कुल बल शून्य होता है तो संवेग नियत है, और संवेग नियत का मतलब है प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। किसी भी निकाय का प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग, इसको बोलते हैं प्रारंभिक संवेग और इसको बोलते हैं अंतिम संवेग। आई का मतलब होता है इनिशियल, इनिशियल को बोलते हैं प्रारंभिक। एफ का मतलब होता है फाइनल, फाइनल को बोलते हैं अंतिम, फाइनल को बोलते हैं अंतिम। तो अगर किसी निकाय पर आपको कुल बल शून्य लगता हुआ दिखे, वहां पे आप संवेग संरक्षण करवा देना। संवेग संरक्षण क्या होता है, निकाय का प्रारंभिक संवेग और निकाय का अंतिम संवेग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। निकाय का प्रारंभिक संवेग और निकाय का अंतिम संवेग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखो एक बहुत प्यारा एग्जांपल लेके समझाता हूं, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। इंपॉर्टेंट बात याद रखना, कुल बल क्या होने चाहिए, शून्य होना चाहिए। एक बहुत प्यारा एग्जांपल होता है बंदूक और गोली का एग्जांपल, बंदूक और गोली का एग्जांपल, बंदूक व गोली निकाय। बंदूक व गोली का निकाय। देखो क्या होता है कि मान लो ये बंदूक है, ठीक है भैया, बंदूक मान लेना भैया, ऐसा नहीं है कि सर बंदूक बनाई नहीं आपने, ये बंदूक है। इस बंदूक के अंदर क्या होती है, आपको पता है ये बंदूक के अंदर तो क्या होगी, तीर तो होगा नहीं, गोली होगी, ठीक है, तीर तो होगा नहीं, गोली होगी, होगी या नहीं होगी बताओ। ये बंदूक और गोली है, ठीक है। हमने बंदूक से गोली चलाई नहीं, हमने अभी तक बंदूक से गोली चलाई नहीं। मान लेता हूं बंदूक का द्रव्यमान m है और गोली का द्रव्यमान स्मॉल m है। अभी निकाय कैसा है, बंदूक और गोली को क्या मान लो, एक निकाय मान लो, बंदूक और गोली को क्या मान लो, निकाय मान लो। अब आपने क्या किया, बंदूक से गोली चलाई। अब आपने क्या किया, बंदूक से गोली चलाई, तो गोली आपको, आपने देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा कि जब आदमी बंदूक से गोली चलाता है तो बंदूक से जो गोली कहाँ जाती है, वो आगे की तरफ, और बंदूक कहाँ आती है, पीछे की तरफ। कभी देखा है क्या, बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली कहाँ जाती है, आगे, तो बंदूक झटका कहाँ देती है, पीछे की तरफ देती है। देती है या नहीं देती है, देती है ना। इसका मतलब मैं, अगर बंदूक के गोली पर बल आगे की तरफ लगा तो बंदूक पर बल कहाँ लगा, पीछे की तरफ। तो आपने क्या देखा कि अगर बंदूक गोली पर बल आगे लगाया तो बंदूक पर बल कहाँ लगा, पीछे की तरफ। अब देखो जितना बल आगे उतना ही बल पीछे, तो ये इस निकाय पर लगने वाला कुल बल शून्य है या नहीं है। देखो जितना बल आगे उतना बल पीछे हुआ या नहीं हुआ। भाई गोली कहाँ गई, गोली पर बल कहाँ लगा, आगे की तरफ, तो बंदूक ने झटका कहाँ दिया, पीछे की तरफ। तो गोली पर बल आगे, बंदूक पर बल पीछे। अगर निकाय की बात करूं तो कुल बल कितना हो गया है, निकाय पर बात करूं तो कुल बल कितना हो गया है, कुल बल क्या हो चुका है, शून्य हो चुका है। क्या हो चुका है, शून्य हो चुका है। क्या संवेग संरक्षण लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, क्योंकि इस बल के अलावा यहां पर कोई बल मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अब जैसे यहां से गोली निकलेगी तो गोली तो गई, मान लो गोली गई आगे v वेग से, ठीक है, मान लो गोली गई आगे v वेग से, गोली का द्रव्यमान m मान लो, गोली का वेग v मान लो। तो जो बंदूक है मेरी, वो झटका कहाँ देगी, v वेग से मान लो पीछे देगी। क्या देगी, v वेग से पीछे, उसका वेग को v ऐसा मान लिया और इसका द्रव्यमान मैंने मान लिया m। तो अब मैंने क्या बोला, संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। प्रारंभिक संवेग मतलब गोली चलाने से पहले का संवेग और गोली चलाने के बाद का संवेग। तो गोली चलाने से पहले तो निकाय कैसा था, विराम में था, तो अगर इसका संवेग क्या लिखा जाएगा, m इंटू एम, दोनों साथ में थे, गुणा v, v इसका कितना हो जाएगा, 0, v कितना हो जाएगा, 0। अच्छा, इसका संवेग कितना लिखा जाएगा, द्रव्यमान गुणा वेग प्लस सदिश है, सदिश राशि है, ध्यान देना सदिश राशि है, ठीक है, इसका, और इसका क्या लिखा जाएगा, द्रव्यमान गुणा वेग। ये गोली का संवेग आ जाएगा, और ये किसका संवेग आ जाएगा, बंदूक का संवेग आ जाएगा।
ठीक है, बंदूक का संवेग आ जाएगा। आपको पता है सदिश राशि, ध्यान रखिएगा, बंदूक का संवेग आ जाएगा। तो यहां से क्या लिख सकता हूं, ये पूरा बन जाएगा 0, ये 0 बनेगा तो m गुणा v प्लस m गुणा v लिख सकता हूं। इन दोनों को बराबर कर लीजिए, m गुणा v इज इक्वल टू स्मॉल m गुणा v। माइनस दिशा क्या दिखाती है कि बंदूक और गोली एक दूसरे के विपरीत है, बंदूक और गोली एक दूसरे के विपरीत है। अब आपको ये पता है ये किसका द्रव्यमान है, बंदूक का, ये बंदूक का द्रव्यमान है, ये बंदूक का वेग है, ये बंदूक का वेग है, वेग है, ये किसका है, गोली का द्रव्यमान है, और ये किसका है, ये गोली का वेग है। ये क्या है, ये गोली का वेग है, ठीक है, ये गोली का वेग है। समझ रहे हो बात को, समझ में आ रही है बात। अब मान लो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा होगा, चाहे बंदूक का द्रव्यमान दे देगा, चाहे बंदूक का वेग दे देगा, गोली का द्रव्यमान दे देगा, गोली का वेग पूछेगा। तो अगर कुछ भी पूछे, इन चारों में से 3 का मान आपको पता होगा, इन चारों में से 3 का मान पता होगा और किसी एक का मान निकालने के लिए बोला जाएगा। क्या निकाल सकते हैं, इन चारों में से किसी एक का मान पता होगा, किसी 3 का मान पता होगा सॉरी, और किसी एक का मान निकालने के लिए बोला जाएगा। तो क्या हम निकाल सकते हैं। माइनस चिन्ह क्या दिखा रहा है कि गोली अगर आगे जा रही है तो बंदूक पीछे जा रही है, और यहाँ पर बंदूक के वेग को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, प्रतिक्षिप्त वेग भी बोलते हैं, बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग, प्रतिक्षिप्त हिंदी में बोलते हैं प्रतिक्षिप्त वेग, रिकॉइल वेलोसिटी, इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। क्योंकि जब बंदूक से गोली निकाली जाती है तो बंदूक पीछे की ओर जो झटका देती है या पीछे की तरफ आती है, जिसको बोलते हैं प्रतिक्षिप्त वेग, किसका, बंदूक का, इसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आई होगी, उम्मीद कर रहा हूं बहुत प्यारा है। हालांकि हम इसके बारे में और डिटेल बढ़ेंगे, जब हम द्रव्यमान केंद्र की बात करेंगे तो उस समय मैं उसको और डिटेल में पढ़ाऊंगा। बहुत प्यारा कंसेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन करने सिखाऊंगा इस पर, ठीक है। फिलहाल थोड़ा सा समझिए, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर में दे रखा है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ताकि जब आप पढ़ो तो आपको सारी चीजें समझ में आए। चलिए इस पर एक क्वेश्चन लेके और समझाता हूं मैं आपको, देखिएगा। मान लो एक 2 kg का द्रव्यमान है, ठीक है, इसका वेग कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड मान लेता हूं, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एक मान लेता हूं मैं यहाँ पे 4 kg का द्रव्यमान है और उसका वेग मान लेता हूं मैं 2 मीटर पर सेकेंड है। और ये वेग, ये बॉल पीछे से आई 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 और दोनों, इसने क्या किया, इसके साथ टक्कर की। मान लो यहाँ पे थोड़े से छोटे से समय अंतराल के लिए दोनों के अंदर टक्कर हुई, दोनों के अंदर क्या हुई, टक्कर हुई। टक्कर हुई किसके किसके बीच में, 2 kg और 4 kg के बीच में हुई, 2 kg और 4 kg के बीच में टक्कर हो गई, ठीक है। अब मान लो टक्कर के बाद क्या हुआ कि 2 kg के पास, अगर मैं कहता हूं, अगर मैं ये कह दूं कि 2 kg के पास अगर 3 मीटर पर सेकेंड का वेग आ गया, कितने मीटर का, 3 मीटर पर सेकेंड का वेग आ गया, और टक्कर के बाद ये जो 4 kg है किसी वेग v से चलने लगी, किसी वेग v से चलने लगी, v मीटर पर सेकेंड से चलने लगी। तो अब आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि इसका वेग कितना होगा, इसका वेग क्या होगा, कितना होगा, ये मैंने क्वेश्चन पूछा है। जरा ध्यान दो इस क्वेश्चन में। सबसे पहले देखो क्या इसमें संवेग संरक्षण हो सकता है क्या। देखो यहाँ पे कोई बल लगता हुआ दिख रहा है, नहीं, वेग है। सर यहाँ पे कोई बल लगता हुआ दिख रहा है, नहीं है। लेकिन आप बोलोगे सब जब ये दोनों आपस में टकराई थी तब इसने इस पर बल लगाया था और इसने इस पर बल लगाया था, बिल्कुल सही है भाई। 2 kg ने 4 kg पे बल लगाया और 4 kg ने 2 kg पर बल लगाया, 4 kg ने 2 kg पर बल लगाया। F42 का मतलब 4 kg पर 2 kg ने बल लगाया, और F24 का मतलब 2 kg पर 4 kg ने बल लगाया। लेकिन अगर ध्यान से देखो, इस पूरे को एक निकाय मान लूं, इस पूरे को मैं क्या मान लूं, एक निकाय मान लूं, इस पूरे को क्या मान लूं, एक निकाय मान लूं, तो क्या
इसके आपस के बल एक दूसरे को क्या कर देंगे, संतुलित कर देंगे। इसके आपस के बल क्या कर देंगे, एक दूसरे को संतुलित कर देंगे। ये जितना है उतना भी यही है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब क्या आपको बाह्य रूप से कोई बल लगता हुआ दिख रहा है क्या, सर नहीं दिख रहा है। तो कुल बल कितना है इस पर, 0 है। अगर कुल बल 0 है तो संवेग संरचित रहेगा निकाय का, संवेग संरचित रहेगा। आपने बोला बिल्कुल सर, आपने सारी बात बताई है। तो निकाय का संवेग टक्कर से पहले और निकाय का संवेग टक्कर का बाद, यानी कि प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग, बोलो हाँ या ना। निकाय का संवेग टक्कर से पहले और निकाय का संवेग टक्कर के बाद क्या बराबर रहेगा या नहीं रहेगा, बिल्कुल सर रहेगा। कैसे लिखना है, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। इसकी वैल्यू, इसको v2 डैश मान लो एक बार, ठीक है। यहां मान रखो m1 कितना है, संवेग संरक्षण रहना चाहिए, टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग क्या रहेगा, बराबर रहेगा, क्योंकि निकाय पे लगने वाला कुल बल कितना है, 0 है। 2 × 4 प्लस 4 × 2 बराबर 2 × 3 प्लस 4 × v। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। 8 + 8 बराबर 6 + 4v। यहाँ पे 16 - 6 बराबर 4v। तो v बराबर कितना निकल के आ गया, 10/4, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6, 4 × v, 4 × v, 16 - 6 10, 10/4, 2.5, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। अब देख लो संवेग संरचित है या नहीं है। इधर का संवेग बराबर इधर का संवेग, आप मान चेक कर सकते हो। यहाँ वैल्यू रखो, आंसर चेक करो कि दोनों तरफ बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इधर 16 आ रहा है इज इक्वल टू, इधर 6 आया प्लस 4 × 2.5, 16 बराबर कितना आ गया, 16। तो देखो बराबर आया या नहीं आया। क्या संवेग संरचित रहा, क्या संवेग संरचित रहा। पहला संवेग प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। उम्मीद करता हूं आपको संवेग संरचना का बेसिक बात समझ में आ गई होगी। घबराने की बात नहीं है, इसका और डिटेल एनालिसिस लेंगे, द्रव्यमान केंद्र के बाद पढ़ेंगे इसको। द्रव्यमान केंद्र के बाद एक अलग से टॉपिक है, जब टक्कर पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसको और हम अच्छे से समझेंगे और बहुत मजा आने वाला है। पर बेसिक बात उम्मीद कर रहा हूं कि क्लियर हो चुकी है आपको। अब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं वेइंग मशीन, जिसको हम बोलते हैं तुला पाठ्यांक। अच्छा है, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, तुला पाठ्यांक वेइंग स्केल। सर ये क्या है, सर ये क्या है। मैंने कहा जिम गए हो, कभी जिम गए हो, आपने देखा होगा जिम में मोटे लोग पतले लोग जाते हैं, या कई बार आपने रेलवे प्लेटफॉर्म पे देखा होगा 1 रुपया डालो अपना वेट प्राप्त करो, क्या आपका भार कितना है। मोटे लोग होते हैं वो तो भैया जाते ही नहीं है, कौन 1 रुपया बर्बाद करके टेंशन पाले, ठीक है। पतले लोग होते हैं ना, वो थोड़ा जाके 1 रुपया 2 रुपया डाल के चेक करते हैं कि मैं कितना वेट हुआ। जिम में जाते ही क्या होता है, जिम वाला सबसे पहले आपका वेट करवाता है। तो एक मशीन होती है, आपने देखा होगा गोल से मशीन होती है, ठीक है, और उसके अंदर से लगा हुआ होता है और उस पर आप खड़े होते हो। जैसे आप खड़े हुए तो यहाँ पर एक एरो होता है, वो एरो घूम जाता है और वो आपका वेट दिखाता है 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो। 90 किलो वाला टेंशन में आ जाता है, 60 किलो वाला खुश होता है मेरा वेट बढ़ गया। तो है क्या, उसको वो जो मशीन है जो आपके वेट को मापने का काम कर रहा है, उसको ही हम बोलते हैं वेइंग स्केल या तुला पाठ्यांक। क्या बोलते हैं, तुला पाठ्यांक। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, तुला पाठ्यांक हमारे वेट को मेजरमेंट नहीं करता। तुला पाठ्यांक हमारे वेट को मेजरमेंट नहीं करता। सर ये क्या बात बता रहे हो, बिल्कुल तुला पाठ्यांक हमारे वेट को नहीं मेजरमेंट करता। तुला पाठ्यांक अभिलंब प्रतिक्रिया, हम जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगाते हैं, हम उस पर जो अभिलंब बल लगाते हैं, वो उस अभिलंब बल के मान को मेजरमेंट करता है।
अभिलंब बल के मान को मापता है, अभिलंब बल को मापता है। क्या बोल सकते हैं हम इसको? अभिलंब बल को मापता है। किसको मापता है? अभिलंब बल को मापता है। अभिलंब बल क्या होता है? आपको पता है कि जब दो वस्तुएं संपर्क में होती है तो उनके मध्य क्या लगता है? अभिलंब बल लगता है। यानी कि जो तुला पाठ्यांक होता है वो अभिलंब बल को ही मापता है। वो हमारे वेट को मेजरमेंट नहीं करता, हम उसको वेट बोलते हैं, लेकिन वो मापता किसको है? अभिलंब प्रतिक्रिया बल को या अभिलंब बल को मापता है। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए कि तुला पाठ्यांक क्या करता है, तो तुला पाठ्यांक जो अभिलंब बल है उसको ही मापता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो ठीक है कि हम उस पर खड़े रहते हैं तो वो हमारे भार, हम उसको भार मान के चलते हैं, लेकिन भार के जगह उसको ऐसा बोलना ज्यादा अच्छा रहता है कि वो अभिलंब बल की गणना करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो ये मशीन है, अब इस मशीन में हुआ क्या, देखो ध्यान देना। अगर ये वेइंग स्केल है, सुनना मेरी बात, ये वेइंग स्केल है और आप इस पे खड़े हो। जब आप इस पे खड़े हो तो आपने इसको क्या दिया? आपने इसको क्या दिया? अभिलंब बल दिया। आपने इसको क्या दिया? अभिलंब बल दिया। तो इसने भी आपको क्या दिया? अभिलंब बल दिया। दिया या नहीं दिया? आपने इस पर बल लगाया किधर? नीचे की तरफ। कौन सा बल लगाया? अभिलंब प्रतिक्रिया बल। इसने भी आपको क्या दिया? अभिलंब प्रतिक्रिया बल। और आप पर पृथ्वी क्या लगा रही है? गुरुत्वीय बल लगा रही है। यानी अगर हम ध्यान दो तो क्या हम N इक्वल टू mg लिखते हैं क्या संतुलन की अवस्था में? N इक्वल टू mg लिखते हैं क्या संतुलन की अवस्था में? तो ये ध्यान से अगर देखो तो ये था क्या? ये था क्या? अभिलंब बल ही तो था, जिसको हम बोलते भले भार हैं, वेट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में है क्या ये? एक्चुअल में तो अभिलंब बल ही तो है। एक्चुअल में है क्या ये? अभिलंब बल ही तो है। अभिलंब बल का मान घटेगा बढ़ेगा तो हमारा वेट भी घट बढ़ सकता है। अब कैसे बढ़ेगा मैं अभी बताने वाला हूं, ध्यान देना। अभिलंब बल का मान बढ़ेगा घटेगा तो हमारा वेट भी घट बढ़ सकता है। जैसे मान लो आप किसी मशीन पर जोर डाल के खड़े हो जाओ तो आपका वेट ज्यादा दिखाई देगा। आप किसी मशीन पर कूदो तो अचानक से आपका वेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका अभिलंब बल क्या हो गया? ज्यादा हो गया, तो आपका वेट भी क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब वहां पर वो क्या कर रहा है? अभिलंब बल को मापता है। क्या मापता है? आप किसी मशीन पे जोर डाल के खड़े हो जाओ, अचानक से ऐसे कूदो, जंप लो उस पर, तो देखो रीडिंग एक बार ज्यादा दिखाएगी। इसका मतलब वो क्या दिखा रहा है? mg तो उतना ही था, मास तो हमारे बॉडी में उतना ही है, जी उतना ही लग रहा है, लेकिन जो मशीन है वो रीडिंग ज्यादा क्यों दिखा रही है? क्योंकि उसका काम ही है अभिलंब बल को मापना। संतुलन की अवस्था में अभिलंब बल mg के बराबर मान के चलते हैं। संतुलन की अवस्था में अभिलंब बल को mg के बराबर मान के चलते हैं, इसीलिए हम ये कहते हैं वो हमारा वेट है, इसीलिए हम कहते हैं हमारा वेट है। लेकिन अगर संतुलन नहीं है, हम उस पर कूद रहे हैं, तो उसकी रीडिंग में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा, क्योंकि वो अभिलंब बल को मापता है और अभिलंब बल बदलता जाता है। उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए मैं इसको और अच्छे से समझाता हूं, आपको दिखाता हूं किस तरीके से हम अभिलंब बल के मान को बदल सकते हैं, किस तरीके से आदमी को भार हल्का या भारी दिखाई दे सकता है। आइए हम बात करते हैं। अगर मान लो ये है अपना लिफ्ट, ये अपनी लिफ्ट है, ठीक है, ये हमारी क्या है? लिफ्ट है, ठीक है, लिफ्ट है। और लिफ्ट में क्या है? आपकी ये मशीन है, और इस मशीन पे क्या खड़े हो? आप खड़े हो। सुनना मेरी बात, सुनना, ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा। मोटे लोग और पतले लोग दोनों के लिए मजे की बात बता रहा हूं, खुश हो जाओगे। फिर कभी भी तुम्हें ये नहीं लगेगा कि तुम मोटे हो या पतले हो, तुम ये लगेगा कि हम गलत जगह खड़े हैं। बस तुम जगह बदलनी पड़ेगी। मोटे पतले हो सकते हैं, पतले मोटे हो सकते हैं। कैसे सर? देखो, आओ देखते हैं कैसे। देखो कैसे, जरा ध्यान देना। अगर ध्यान से देखो, ये मान लेता हूं मैं तुला पाठ्यांक जिसको हमने बोला था वेइंग मशीन, वेइंग स्केल, ठीक है, वेइंग स्केल बोल देता हूं मैं वापस से, तुला पाठ्यांक बोल देता हूं। तुला पाठ्यांक, ये लो भैया, तुला पाठ्यांक। अगर मान लेना एक बार, मान लो ये लिफ्ट ए त्वरण से कहां जा रही है? ऊपर जा रही है। कहां जा रही है? ऊपर जा रही है। तो जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही है तो तुम भी कहां जा रहे हो? ए त्वरण से ऊपर की तरफ जा रहे हो। जरा ध्यान देना, अगर मैं बोलूं कि यहां पर ये वेइंग स्केल है, इस वेइंग स्केल ने इसको नॉर्मल रिएक्शन कहां दे दी? ऊपर की तरफ। धरती ने इसको कहां खींचा? नीचे की तरफ। कहां खींचा? नीचे की तरफ। अब मुझे बताओ, एन बड़ा या mg बड़ा?
अब आप बोलो कि सर वस्तु कहां जा रही है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ वस्तु का त्वरण है। इसका मतलब ऊपर लगने वाला बल ज्यादा है किससे, नीचे लगने वाले बल से। ऊपर लगने वाला बल ज्यादा है किससे, नीचे लगने वाले बल से। तो एन ज्यादा है किससे, mg से। एन ज्यादा है किससे, mg से। तो n माइनस mg बराबर क्या लिखोगे, ma लिखोगे या नहीं लिखोगे। ऊपर वाले को धनात्मक मान लो तो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो n ऊपर जा रहा है, n बड़ा है mg से। n माइनस mg बराबर ma। तो n बराबर क्या होगा, mg प्लस ma। और अगर मैं कहूं दूं इसको अच्छे से, mg प्लस a, इसका मतलब क्या है, n क्या है फिर से देखो, अब विलंब प्रतिक्रिया बल है या नहीं है, अब विलंब प्रतिक्रिया बल है या नहीं है। लेकिन इस बार देखो, उस समय क्या था, n बराबर mg था, यहां पर n बराबर mg प्लस a, त्वरण और जुड़ गया है। अब विलंब प्रतिक्रिया बल का मान क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। इसका मतलब यहाँ पे रीडिंग क्या दिखाई देगी, रीडिंग क्या दिखाई देगी, ज्यादा दिखाई देगी, ज्यादा दिखाई देगी। आपको अपना वेट ज्यादा लगेगा, आपको अपना वेट ज्यादा लगेगा। तो पतले लोग तैयार हो जाओ लिफ्ट में चढ़ने के लिए। ऊपर जाती हुई लिफ्ट में खड़े हो जाना, तो देखोगे कि आपका वेट क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। कितनी अच्छी फीलिंग आएगी ना। मोटे लोग सावधान, मोटे लोग सावधान। समझ आई या नहीं आई बात। तो इसका मतलब वेइंग स्केल काम क्या कर रहा है, वेइंग स्केल काम क्या कर रहा है, एक बार बता दो। वेइंग स्केल का काम यही है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल को मापना, ना कि हमारे वेट को मापना। चलिए सर, तो सर हम मोटे लोगों के साथ अन्याय क्यों, अब अन्याय नहीं करेंगे। मैं बस क्या बोला, आप गलत जगह खड़े हो। आप कोई भी पतला मोटा नहीं है, बस वो गलत जगह खड़ा है, उसको सही जगह खड़ा मैं करूंगा। हम आरबीएससी ऑनलाइन की टीम आपको सही जगह खड़ा करेंगे। आइए आइए, कैसे, देखो देखो कैसे। अगला देखो, अगर मैं कह दूं लिफ्ट नीचे आ रही है, अगर कह दूं लिफ्ट नीचे आ रही है, लिफ्ट नीचे आ रही है, ध्यान देना एक बार, ये लिफ्ट नीचे आ रही है किस त्वरण से, मान लो लिफ्ट नीचे आ रही है, लिफ्ट इस बार कहां आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है किस त्वरण से, नीचे आ रही है किस त्वरण से, ए त्वरण से नीचे आ रही है सर। तो फिर से बताओ, mg कहां लगेगा इस वस्तु पर, नीचे की ओर। इस पर अभिलंब बल प्रतिक्रिया बल कहां लगेगा, ऊपर की ओर। इस बार लिफ्ट अगर नीचे आ रही है तो कौन बड़ा होगा, mg बड़ा होगा, क्योंकि बल का त्वरण कहां है, नीचे की ओर। यानी कि बल कहां लग रहा है, नीचे की ओर, नीचे की ओर है तो mg क्या होगा, बड़ा होगा किससे, n से। तो mg माइनस n बराबर क्या लिखोगे, ma। तो mg माइनस ma बराबर क्या हो गया, n। तो n बराबर क्या हो गया, mg माइनस a। देखो तो जरा, पहले mg था, mg में से ma माइनस हो गया, यहां mg में से ma बढ़ जुड़ गया तो n का मान बढ़ गया था। यहां mg में से ma क्या हो रहा है, ध्यान से देखो तो माइनस हो रहा है, यानी कि n का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा, घट जाएगा। तो जो भारी आदमी है उसको अपना वेट क्या दिखाई देगा, कम दिखाई देगा या नहीं देगा। उसी मशीन पर जब वो धरातल पे खड़ा था, जिम में खड़ा था, और उसी मशीन पर जब वो लिफ्ट में चढ़ गया था, क्या उसके वेट में अंतर आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल सर आएगा। अब उसका वेट पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना अच्छा लगेगा ना, मजा आया नहीं आया, आया तो लाइक कर देना वीडियो को। बोलो क्लियर है एकदम, बोलो एकदम क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, मजा आ गया। चलो, तुझे आया या नहीं आया, पर मुझे तो मजा आ गया पढ़ाने में। चलो एक और हम कंडीशन देख लेते हैं। इस बार ये मान लेते हैं कि लिफ्ट का वेग नियत है, लिफ्ट का वेग क्या है, नियत है। और लिफ्ट का वेग नियत है, इसका मतलब त्वरण क्या है, त्वरण क्या है, त्वरण शून्य है सर। अब चाहे लिफ्ट को नीचे भेजो चाहे ऊपर भेजो, कोई फर्क नहीं पड़ना। लिफ्ट को नीचे भेजो चाहे ऊपर भेजो, कोई फर्क नहीं पड़ना। मान लो लिफ्ट नीचे आ रही है विवेक से, जब वेग 0 है, वेग नियत है, त्वरण शून्य है, अभिलंब बल कहां लगेगा, ऊपर की ओर।
एम जी कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, एन माइनस एम जी इज इक्वल टू, चलो बॉल नीचे आ रही है, नीचे आ रही है ना, तो एम जी बड़ा है माइनस एन बराबर एम ए, लेकिन सर वेग नियत है तो त्वरण कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा सर, और शून्य हो जाएगा तो एम जी बराबर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। यानी कि इस बार ये आपका वेट उतना ही मापेगा जितना आप धरातल पे होते हो, धरातल में जितना दिखाई देगा उतना ही आपका वेट दिखाएगा। इसका मतलब मैंने बोला ना, आप गलत जगह खड़े हो। जो मोटे लोग हैं वो त्वरित लिफ्ट में चढ़ जाएं नीचे की ओर आने वाली में, और जो पतले लोग हैं वो त्वरित लिफ्ट में चढ़ जाएं जो ऊपर की तरफ जा रही है, दोनों को सुकून मिलेगा। लेकिन धरातल पे दोनों के लिए एन बराबर क्या आ जाएगा, एम जी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एम जी आ जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, पक्की बात है। अच्छा अगर मान लो, एक चीज समझना, एक स्पेशल केस और समझाता हूं। ये लिफ्ट है और ये लिफ्ट कहीं धागे से बंधी हुई है, धागे से बंधी हुई है, ये स्केल है, आदमी इस पे खड़ा है, आदमी इस पे खड़ा है, ध्यान देना एक बार, आदमी इस पे खड़ा है। और अगर मान लो लिफ्ट में कहता हूं ए त्वरण से क्या आ रही है, नीचे की तरफ आ रही थी लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की तरफ, तो इस पर mg कहां लगेगा सर, नीचे की तरफ। अभिलंब प्रतिक्रिया बल कहां लगेगा सर, ऊपर की तरफ। तो क्या लिखोगे, mg माइनस एन इज इक्वल टू एम ए लिखोगे। लेकिन सोचो कि जब लिफ्ट नीचे आ रही थी उस दौरान आपने, एक बदमाश लड़के ने, एक बदमाश आदमी ने इस लिफ्ट को क्या कर दिया, कैंची से कट कर दिया, कैंची से क्या कर दिया, इसको कट कर दिया। जैसे ही कैंची से कट करोगे, जैसे ही कैंची से कट करोगे, ये धागा टूट जाएगा, इसमें तनाव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब लिफ्ट के अंदर त्वरण भी क्या हो जाएगा, त्वरण क्या हो जाएगा, इस स्थिति में लिफ्ट का त्वरण जी के बराबर हो जाता है, क्योंकि लिफ्ट क्या करती है, अब मुक्त पतन, ग्रेविटी के प्रेजेंस में गिरना स्टार्ट कर देती है, जिसको अपन बोलते हैं मुक्त पतन। जब लिफ्ट को फ्री छोड़ देते हो, जब वो नीचे गिरेगी, मान लो ये मेरे पास धागा है, इसको मैं एक नीचे ला रहा हूं और इसको मैं छोड़ दूं, तो ये किसके कारण नीचे आएगी, ये किसके कारण नीचे आएगी, जरा सोचना, ये किसके कारण नीचे आएगी, छोड़ दो तो ग्रेविटी के कारण नीचे आएगी या नहीं आ जाएगी। अगर धागा काट दिया तो इस पे क्या लगेगा, त्वरण की जगह जी लगेगा, क्योंकि ग्रेविटी के कारण अब वो क्या आ रही है, नीचे आ रही है। तो ए की जगह क्या बना दो, जी बना दो, एम जी, तो एम जी माइनस एम जी बराबर एन, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब एन बराबर 0 मतलब आपकी जो मशीन है वो कोई रीडिंग नहीं दिखाएगी, क्योंकि आपका संपर्क टूट चुका है। अभिलंब बल कितना हो चुका है, शून्य हो चुका है, और अभिलंब बल अगर शून्य हो गया है, इसका मतलब मशीन से आपका संपर्क क्या हो चुका है, टूट चुका है। मशीन 0 रीडिंग दिखाएगी। कितनी रीडिंग दिखाएगी, 0 रीडिंग दिखाएगी। क्या दिखाएगी, 0 रीडिंग दिखाएगी। इस अवस्था को हम बोलते हैं मुक्त पतन। क्या बोलते हैं, मुक्त पतन। कब, जब जैसे ही काटा ये किसके प्रभाव में नीचे की ओर गिरेगी, गुरुत्व के प्रभाव में नीचे गिरेगी। तो त्वरण का मान किसके बराबर हो जाएगा, जी के बराबर। n0, n क्या होती है, अभिलंब बल। अभिलंब बल कब लगता है, जब वस्तु संपर्क में होती है। n बराबर 0 का मतलब संपर्क टूट चुका है। अब मशीन कोई रीडिंग नहीं दिखाएगी, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि तुला पाठ्यांक अभिलंब बल को ही मापता है। यानी कि अब आपका वेट कितना दिखाई देगा, उसके अंदर शून्य दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, शून्य दिखाई देगा। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो मेरी बात समझ में आ रही है। उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरी बात बिल्कुल ही समझ में आ रही है, एकदम अच्छे से समझ में आ रही है। मजा आ रहा है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप मान लो, एक लास्ट कंडीशन और बताता हूं, कि अगर मान लो त्वरण का मान जी से ज्यादा है, त्वरण का मान क्या है, मान लो मैं कहता हूं त्वरण का मान कितना है, जी से ज्यादा है। किससे ज्यादा है, जी से ज्यादा है। मान लेता हूं त्वरण का मान क्या है, जी से ज्यादा है, और लिफ्ट कहां आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, आदमी खड़ा है। तो mg कहां है, नीचे की तरफ लगेगा। अभिलंब बल कहां लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। और त्वरण का मान क्या मान लेता हूं कि जी से ज्यादा है। ठीक है, जी से ज्यादा है। अब जरा सोचना कि अगर त्वरण का मान जी से ज्यादा है तो mg
माइनस एन इज इक्वल टू एम ए। अब ए का मान जी से ज्यादा है, कुछ भी मान लो ए का मान जी से ज्यादा है, ए का मान जी से ज्यादा है, सब कुछ भी हो सकता है। तो एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू एन आएगा। अगर मान लो ए का मान जी से ज्यादा है, ए का मान जी से ज्यादा, द्रव्यमान समान है, यानी कि जो अभिलंब बल क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब अभिलंब बल नेगेटिव हो नहीं सकता, अभिलंब बल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि संपर्क टूट चुका है, और अगर संपर्क टूट चुका है इसका मतलब आप ये बोलना कि अभिलंब बल शून्य हो चुका है। और ए का मान अगर जी से ज्यादा है, यानी कि लिफ्ट ज्यादा तेजी से नीचे की ओर आ रही है, और लिफ्ट अगर नीचे ज्यादा तेजी से आएगी तो वस्तु कहां जाएगी, वस्तु ऊपर की ओर टकरा जाएगी। जैसे आप ये सोचो कि आपकी स्पीड तो 10 किलोमीटर पर सेकंड से है, और आपकी जो छत है वो 20 मीटर पर सेकंड की दर से नीचे की आ रही है, तो क्या होगा, छत पहले आएगी या आप नीचे जाओगी। मान लो आप नीचे 10 की स्पीड से गिर रहे हो, और आपके ऊपर वाली जो छत है वो 20 के स्पीड से नीचे की ओर गिर रही है, तो क्या होगा, छत पहले आएगी या आप पहले जाओगे, छत आएगी, और छत आपके सिर से क्या हो जाएगी, टकरा जाएगी। छत आपके सिर से टकरा जाएगी, या मैं ऐसा कह दूंगा कि आप कहां चले जाओगे, ऊपर की ओर चले जाओगे। आप क्या चले जाओगे, ऊपर की तरफ चले जाओगे, और आप छत से क्या कर जाओगे, टकरा जाओगे। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है। एन नेगेटिव का मतलब क्या है, एन नेगेटिव हो नहीं सकता। एन नेगेटिव का मतलब आप ये सोचना कि एन का मान 0 हो गया है, एन का मान तो 0 हो चुका है, संपर्क टूट चुका है। लेकिन आप ये सोचो कि जो छत है, यानी कि जो लिफ्ट है, वो 20 की स्पीड से नीचे की ओर आ रही है, और आपकी स्पीड 10 है, क्योंकि आप पे तो ग्रेविटी लग रही है, आपकी स्पीड 10 है, तो आप तो 10 की स्पीड से जा रहे हो, लेकिन छत क्या हो रही है, 20 की स्पीड से नीचे आ रही है। तो छत पहले पहुंचेगी और वो आपके सिर से क्या हो जाएगी, टकरा जाएगी। या दूसरे शब्दों में बोलो तो आप उछल कर कहां टकरा जाओगे, लिफ्ट से टकरा जाओगे, और आपका माथा, सिर जो है वो फूट जाएगा। फिर तो आपको पता है क्या होना है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, मजा आया होगा। कोई भी तरह की अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप अपना कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आज की क्लास को मैं यहीं कंक्लूड करता हूं। थैंक यू क्लास, थैंक यू।